हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस एजुकेटर सिमरन। आज हम स्टार्ट करें अपना यूनिट थर्ड ऑफ करेंसी एंड बैंकिंग। ठीक है, करेंसी एंड बैंकिंग आपका सब्जेक्ट का नाम है। करेंसी एक्सचेंज एंड बैंकिंग एक्चुअली है। सो इसका हम थर्ड यूनिट आज स्टार्ट कर रहे हैं। इस थर्ड यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, पूरी तरीके से आपका ये जो आपका थर्ड यूनिट है वो बैंक को लेकर ही है, जिसमें आप समझोगे कि बैंक क्या होता है, कितने तरीके के बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक के बारे में जानोगे जो कि आपका आरबीआई है, फिर साथ ही साथ आप कमर्शियल बैंक के बारे में जानोगे, और फिर आरआरबी भी जानोगे जो कि आपका रूरल बैंक आता है, रीजनल रूरल बैंक, और फिर आगे ई बैंकिंग एंड सर्टेन और टॉपिक्स हैं आपके इस वाले यूनिट में। ठीक, सो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा आपका बैंकिंग को लेके। सो हम बैंकिंग को देखेंगे। ठीक, सो मीनिंग ऑफ बैंक सबसे पहला आपका टॉपिक यही आता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट टाइप्स ऑफ बैंक लिखा है, लेकिन हम मीनिंग भी जानेंगे कि अगर टाइप्स ऑफ बैंक लिखना भी हुआ तो एग्जाम में आखिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आपको थोड़ा सा उसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा या थोड़ा सा मीनिंग लिखना पड़ेगा। तो उसी के लिए आपके लिए मैंने ये स्लाइड ऐड करवाया था कि मीनिंग ऑफ बैंक भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो बैंक का मतलब क्या है, तो आप बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। बैंक क्या है, एक आई होप विजिबल होगा, फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है इसमें। ओके, ठीक, चलो। सो अ बैंक इज अ फाइनेंशियल, एक क्या है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक, दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट, वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज with the objective of promoting economic development and earning profit। क्या ऑब्जेक्टिव है, मेन प्रमोट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और प्रॉफिट अर्न करना। ठीक, तो थोड़ी सी कहानी सुनो। कहानी क्या है, मैं पेन ले लेती हूँ पहले। कहानी ये है कि आप अगर बैंकिंग की बात करते हो, बैंकिंग सिस्टम्स की बात करते हो, तो बैंक क्यों आया है आपके लिए, तो सरकार ने क्या किया, सरकार के पास ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ एक इनकम टैक्स का, जो इनकम टैक्स लेता है, डायरेक्ट टैक्स लेता है, या जो इनडायरेक्ट टैक्स वो लेता है, उसी से एक रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक, तो अब की अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीजें, आपकी इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें हैं जिसपे उनको खर्चा करना होगा, एक्सपेंसेस करने होते हैं, फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उसी के साथ आपका एक बैंकिंग सिस्टम भी आया। बैंकिंग सिस्टम का आने का मेन मोटिव यही था कि आपके अंदर पहले तो सेविंग, जो आप सेविंग का जो एक हैबिट है वो उसको जनरेट किया जा सके, और साथ ही साथ सेविंग की हैबिट को जनरेट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग अपने पैसे को डिपॉजिट करेंगे, अपने पैसे को बैंक के पास रखेंगे। तो वो बैंक जिसके पास सबके डिपॉजिट्स हैं, ठीक, ऑल्दो वो जब भी एक कस्टमर, इसका जो भी हम लोग हैं वो मांगते हैं पैसा, अगर विड्रॉ करने जाते हैं तो बैंक को देना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास कुछ अमाउंट आ जाता है जिसको वो फर्दर इन्वेस्ट कर सकता है, अच्छी जगह पे, अच्छे मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अच्छे इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ताकि वो जो मनी है वो भी क्या हो, इंक्रीज हो, उस पर भी आपको इंटरेस्ट जो है वो आपको भी दे और खुद भी कमाए। तो इसीलिए आपको ये बैंकिंग सिस्टम को लाया गया था। अब थोड़ा सा मैं अगर बताऊं तो ये जो आपका बैंकिंग सिस्टम है, अगर बैंक की बात करें तो ये बैंक दो काम करता है। ठीक, बैंक के पास क्या है, कुछ एसेट्स हैं उसके, ठीक, कुछ एसेट्स हैं और कुछ क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक, इतनी चीज तो क्लियर होती है, क्या एसेट्स है क्या लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी एसेट का मतलब क्या था, ठीक, लाइबिलिटी एसेट का मतलब क्या, आई होप ये क्लियर होगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो कुछ एसेट्स हैं और कुछ लाइबिलिटीज हैं। एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है, जो भी इंसान आपके बैंक से, मतलब अगर मैं बैंक खोल के बैठी हूँ, अगर आपके पास भी बैंक है, तो आपका एसेट और लाइबिलिटी क्या होगा। एसेट का मतलब क्या होता है, जो ऐसे पैसे जो आपके पास रखे हों, आपके आपके हों, या उससे आपको रिटर्न मिल रहा हो, आप उससे कमा रहे हो, तो वो आपका एसेट हो गया। और लाइबिलिटी क्या हुआ, जो आपको पे करना है, कहीं पर किसी को देना है। ठीक, सो एसेट यहाँ पर बैंक का क्या हो जाएगा, जो भी लोन्स लोग ले रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं, ठीक, लोन्स और एडवांसेस जो भी ले रहे हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इसमें आ जाएंगे एसेट में। ठीक, तो अब लायबिलिटी क्या होता है, तो लायबिलिटी में जितने भी डिपॉजिट्स आपके यहाँ हो रहे हैं, जो भी पैसा आप डिपॉजिट करवा रहे हो, ठीक है, डिपॉजिट जितने भी हो रहे हैं, अब दो तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं, वो क्या होता है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट,
और दूसरा होता है टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, ये दो तरीके का डिपॉजिट हो गया। ये क्या हो गया, ये आपकी लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी कैसे हुई कि कोई भी डिपॉजिट आपके पास आ रहा है, वो डिमांड हो चाहे टर्म डिपॉजिट हो, कहीं ना कहीं आपको वो पैसा देना पड़ेगा। डिपॉजिट है और नॉर्मल पब्लिक आपके यहाँ अपना पैसा रख रहा है, तो वो आप अपना, बैंक तो अपना पैसा मानेगा नहीं उसे। बैंक अपना पैसा किसे मानेगा, जो उसके पास लोन लोग लेने आते हैं, एडवांसेस लेने आते हैं, तो उस लोन एडवांसेस जो भी वो दे रहा है, सामने वाले को सिक्योरिटी रख के पैसा दे रहा है, तो वो जो सिक्योरिटी हुई, अगर वो पैसा नहीं वापस करेगा तो सिक्योरिटी उसकी पूरी तरीके से हो जाएगी बैंक की। या वैसा वापस भी करे तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, वो भी एक्स्ट्रा पैसा वो इनकम कमा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, बैंक का एसेट हो जाता है, ये दोनों चीज। और इधर जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, लायबिलिटीज, जो भी डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट में आते हैं। अब डिमांड को सवाल आता है कि मैम डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो डिमांड डिपॉजिट में आपकी दो चीजें आती हैं, याद रखना, जो कि आप जानते भी हो, सुने भी होगे, जो आपका सेविंग अकाउंट है और करेंट अकाउंट। ठीक, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट जो होता है वो डिमांड डिपॉजिट होता है। क्यों डिमांड, नाम से याद हो जाएगा, डिमांड की बात करें, दैट मीन्स कि अगर आपका नॉर्मल पब्लिक जो आपके बैंक में पैसा अपना रखा है, वो जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, जितना चाहेगा, जितना उसके अमाउंट में है, अगर वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में है, तो 10 लाख या 90 हजार भी, वो कितना भी अमाउंट होगा वो एक टाइम में निकाल सकता है। ठीक, तो उसको देना पड़ेगा बैंक को। ठीक, बैंक को देना पड़ेगा, तो उसको कुछ सर्टेन अमाउंट जो है अपने पास रखना पड़ता है कि इन केस किसी का विड्रॉवल आ गया तो वो दे सके। वैसे तो सारे पैसे क्या करता है बैंक, जो भी इकट्ठा करता है हमसे, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए डालता है, ताकि उससे वो कमा सके, उससे वो भी कमा सके और अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर सके। सो इसका काम समझ में आ गया, डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब हो गया। अब टर्म डिपॉजिट में दो चीज आते हैं इसमें भी, जो कि थोड़े से फिक्स होते हैं, थोड़ा सा टर्म है ना, तो एक ड्यूरेशन होगा यहाँ पर। तो वो ड्यूरेशन किसमें होता है, एक होता है फिक्स डिपॉजिट में और एक रिकरिंग डिपॉजिट। ये जो दो आपका डिपॉजिट होता है, ये थोड़े टाइम के लिए, फिक्स डिपॉजिट जानते होंगे, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए लोग अपना पैसा फिक्स कर देते हैं, तो 10-15 साल के बाद ही मांगेंगे, उसके पहले नहीं मांगेंगे। ठीक, तो वहां पर ये डिमांड तो कर सकते हैं, जब देना तो पड़ेगा, लेकिन टर्म डिपॉजिट है तो एक समय के बाद ही इंसान मांगेगा। तो ये सॉर्ट ऑफ ये दो लायबिलिटीज होती हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टर्म डिपॉजिट। और याद रखना, यहाँ जो लिखा भी है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है कि जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, और प्रोवाइड करता है क्या, लोन और फाइनेंशियल सर्विस। वही चीज ये जो मैंने यहाँ लिखा, यही जो बैंक का जो मैंने मेन फंक्शन बताया कि वो लोन से एडवांसेस को प्रोवाइड करता है और डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। किसके लिए करता है, सारी चीज पब्लिक के लिए करता है। ठीक, अब इसमें बहुत सारे एडवांसेस आते हैं। एडवांसेस में 3 तरीके का आ जाता है आपका ये एडवांसेस। एक होता है आपका कैश क्रेडिट, एक होता है कैश क्रेडिट, दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट। ठीक, पहला होता है कैश क्रेडिट, दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट और तीसरा होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक, तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, कस्टमर के बिहाफ पे बिल पे करना और उस बिल पे करने पे कमीशन चार्ज करना, ये भी एक एसेट हो गया आपके बैंक के लिए। ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करता है तो उस पर भी उसमें इंटरेस्ट कमाता है। कैश क्रेडिट दे रहा है कि फ्री में दे रहा है कि ठीक है ले लो भाई, आपको जितना भी कैश क्रेडिट में चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, जो भी उनको देता है जिनका गुड रेपुटेशन होता है, अच्छा क्रेडिट होता है, अच्छा उनके अकाउंट में अच्छा अमाउंट रहता है, तो उनको वो कह देता है कि ठीक है आप एक्स्ट्रा, जितना आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है लेकिन 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो कह देता है ठीक है 20 लाख रुपए इन कैश क्रेडिट आपको सीसी करके ले लीजिए। तो सीसी इसी को कहते हैं, सुने होंगे सीसी पे मिला है पैसा। तो बैंक सीसी पे उन्हीं को देता है जिन पे अच्छा गुडविल होता है, जिनका अच्छा रेपुटेशन होता है, जिनको वो जहाँ ये मानता है कि यस ये पर्सन को हम पैसा दे सकते हैं और हमको वापस मिल जाएगा। तो ये सारे उसके एसेट्स होते हैं, ये लायबिलिटीज होते हैं, याद रखना। ठीक, और ये इसका मीनिंग था जो कि आपने देख लिया। क्यों करता है समझ में आ गया होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करता है और प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये काम करता है। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मीन्स, अब इनके मीनिंग इनके अकॉर्डिंग क्या है,
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट याद रखना 1949 है। अभी हिस्ट्री जब हम देखेंगे तो समझ आओगे और कि किस तरीके से आपका हिस्ट्री चला है इंडियन बैंकिंग का। सो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बना था, याद रखना आपके आजादी के बाद बना था। 1947 में आप इंडिपेंडेंट हुए थे, उसके बाद ये रेगुलेशन बना था। उसमें आपके मीनिंग बताया गया बैंकिंग को। तो बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर अ पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा था ना, क्या एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, किस लिए करता है, ताकि वो आपको लोन दे सके, मतलब कहीं से पैसा आया, मतलब लोगों ने डिपॉजिट किया, उसमें से किसी को लोन दे सके और उसी पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर सके, नॉर्मल डिपॉजिट ले सके पब्लिक से, और रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। और जब भी नॉर्मल पब्लिक अपने डिपॉजिट जो भी किया है उसको वापस चाहिए होगा, विड्रॉ करना होगा, तो फिर उसको भी कर सके, ठीक। एंड विड्रॉवल बाय चेक, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर, या तो किसी भी तरीके का चेक से उसको विड्रॉ चाहिए, ड्राफ्ट से चाहिए, या किसी भी सॉर्ट ऑफ ऑर्डर से चाहिए, ठीक। इन तीनों तरीके से हम आपको पैसा, आपका जो भी आपने डिपॉजिट किया, नॉर्मल पब्लिक ने डिपॉजिट किया यहाँ पर, उसको हम वापस कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका नॉर्मल मीनिंग हो गया क्या, बैंक का, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया है? आई होप यहां तक क्लियर है। सो नेक्स्ट हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका दिया गया है सबसे पहला जो आपको लिखा है यहाँ पर, ठीक, एशियंट और मिडिवल पीरियड। पहले के टाइम में क्या था, बहुत पहले की बात कर रहा है, एशियन पुराने समय की बात कर रहा है, ठीक। हिस्ट्री वहां से शुरू हो जाती है, ठीक। तो जो यहाँ पर जो देसी बैंकिंग थे, ठीक है, साहूकार लोग थे, हुंडी जो चलाते थे, ठीक, उनसे स्टार्ट हुआ है ये बैंकिंग सिस्टम, ठीक। इंडिजियस बैंक है एग्जिस्टिंग थ्रू श्रॉफ, मनी लैंडर और हुंडीज। तो जो भी श्रॉफ्स हैं, जो आपके साहूकार लोग हैं, हुंडी लोग हैं, हुंडी चलाते थे, उनसे ही ये बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था। उसमें वो क्या करते थे कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसे को देते थे, ठीक। पैसा अगर उनसे 10,000 रुपए किसी ने मांगा है, 10,000 के बदले उनसे बहुत ज्यादा, उनसे डबल या ट्रिपल अमाउंट भी वो उनसे वसूल करते थे। तो सबसे पहले इंडिजियस बैंक था, जो कि आपके लोकल एरियाज में वहां पर रहते थे, ठीक। चलो दूसरा क्या था, मर्चेंट यूज हुंडीज फॉर क्रेडिट एंड ट्रेड सेटलमेंट। और हुंडीज कौन यूज करते थे, जो मर्चेंट्स होते थे, जो आप व्यापारी होते थे, वो यूज करते थे। लिखा है ना, व्यापारी ने ये सब यूज किया था, हुंडी का इस्तेमाल करते थे ताकि वो अपना व्यापार को बेहतर तरीके से कर सके, उनको जब पैसे की जरूरत हो तो उनको मिले, ठीक। तो ये सब चीजें क्या थी, बहुत ही फ्रॉड वाली चीजें थी थोड़ी सी, कि जिसको जितना इंटरेस्ट चार्ज करने का मन हो उतना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, अपने मन मर्जी से चार्ज कर रहा है, जितना जो भी चीज गिरवी रखना चाहे वो गिरवी रखवा लेता है। तो इस तरीके से वहां पर इंडिजियस मिडिवल पीरियड में ये बैंकिंग सिस्टम चलता था, ठीक। अब मॉडर्न की बात करें तो फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक आपका हुआ था कब, 1770 में। कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सेटअप इन कैलकाटा, बट बाद में ये क्लोज हो गया, ठीक। तो सबसे पहला कौन सा खुला है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्योंकि पूछा जाए कि फर्स्ट बैंक कौन सा खुला है, बैंक की बात है, वो तो इंडिजियस बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, वो सब चलो पुराना समय का था, ठीक। साहूकार लोग थे, जमींदार लोग थे, वो सब पुराना टाइम। लेकिन अगर पहला बैंक पूछा जाए, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया पूछा जाए, तो वो था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि कलकत्ता में सेटअप हुआ था, लेकिन फिर इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। अब फिर आता है आपका, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं इसमें, तो एक सेकेंड बैंक खुला था, बैंक ऑफ इंडिया करके, ठीक, जो कि 1786 में खुला था, यूरोपियन बैंक था। लेकिन फिर अब वो भी जो है मर्ज कर दिया गया है, अलेक्जेंडर कंपनी ने बाद में उसको क्या कर दिया था, मैनेज किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर कंपनी द्वारा किया गया था, ठीक। तो अब देखा जाए तो ये तीन ही जो आपके थे, ये जो तीन थे आपके प्रेसिडेंसी बैंक, इन्हीं को कहा गया था। एक आपका खुला था बैंक ऑफ बंगाल में, ठीक, 1806 में। एक खुला था बॉम्बे में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और एक था बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। तो ये आपका हिस्ट्री वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से तीन बैंक आपके खुले थे, जिसको कहा जाता था प्रेसिडेंसी बैंक है। तो ये तीन है, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे, एंड द लास्ट वन इज बैंक ऑफ मद्रास, ठीक। अब क्योंकि मैं इसको यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन्हीं तीन बैंक को मर्ज करके बनाया गया था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक बनाया गया था इसको, ठीक। और इसी इंपीरियल बैंक को अब क्या नाम है इसका, इसका ही नाम एसबीआई है। इसलिए मैंने ये तीन आपको बताया है कि इन तीन को मर्ज करके आपको बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आप ऑफ इंडिया लगा लो, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और फिर इसी को
1955 में चेंज करके SBI इसी को बनाया गया है। ठीक, तो ये 3 थे, याद रखना यहाँ पर ये चीज। ठीक है, हिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ। चलो आगे आपको आई थिंक यहाँ लिखा भी होगा, सी वहां पर लिखा भी है कि 1921 में, याद रखना ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है, कब कब बना था ये चीज। ये यहाँ पर सबसे पहला आया था 1770 में, और फिर 1806 से लेके 43 तक में ये 3 बैंक खुले थे, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। अब इसी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को आपने मर्ज कर दिया था, मर्ज किया था, और किस नाम से निकाले थे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से निकला था। ठीक, तो फॉर्म बाय मर्जिंग प्रेसिडेंसी बैंक, जो प्रेसिडेंसी बैंक थे वो 3 थे, उनको ही मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया लाया गया। ठीक, लेटर क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया और रीनेम किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। मैंने कहा ना, इसी को बाद में आजादी के बाद इसको नेशनलाइज किया गया, नेशनलाइज करके इसका नाम चेंज करके क्या बनाया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप शॉर्ट में SBI कहते हो। ठीक, फिर उसके बाद आपका आया 1935 में, जिसको कहा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया, इस्टेब्लिश हुआ एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया 1935 में। एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना, याद से, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद करना। और ये भी याद रखना कि ये जो RBI एक्ट पास हुआ है वो हिल्टन यन कमेटी के, उस हिल्टन यन कमेटी है उसके ही रिकमेंडेशन पे ये RBI जो है वो बना है। तो RBI 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लाया गया, सेंट्रल बैंक बनाया गया, और आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 में, इंडिपेंडेंस के बाद बैंकिंग स्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइज फॉर डेवलपमेंट, वापस इस सब चीजों को क्या किया गया है, रीस्ट्रक्चर किया गया था, वापस इन सब चीज को रीस्ट्रक्चर किया गया था। याद रखना, पहले RBI का जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था, लेकिन अब कहां पर है, अब वो मुंबई में है। ठीक है, ये मेन चीज याद रखना, पहले इस टाइम तक यहां तक कलकत्ता में था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस या अब देखा जाए तो वो अब हो गया है मुंबई में। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ध्यान में रखने वाली बात है। चलो अब इसके बाद तो 1949 में क्या हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया। जब से रेगुलेशन एक्ट आया है तब से क्या हुआ है, प्रोवाइडेड लीगल फ्रेमवर्क फॉर बैंक रेगुलेशन, बैंक को अच्छा रेगुलेशन दिया गया है, सारा लीगल फ्रेमवर्क दिया गया है, बताया गया है किस तरीके से बैंक काम करेगा। तो ये कब हुआ है, 1949 एक्ट जब आया है उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो याद रखना, दो डेट आपको याद रखना है अगर आप बैंकिंग समझ रहे हो। तो पहला ये कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आया, 1935 में आ गया था, स्टैब्लिश कर दिया गया था, लेकिन नेशनलाइज कब हुआ है, तो वो नेशनलाइज 1949 में जाकर हुआ है। ठीक, 1949 में उसको नेशनलाइज किया गया है। ठीक, ये 2 चीज यहाँ पर याद रखना। ठीक, चलो क्लियर हो गया ये चीज, यहां तक क्लियर है, आगे देखा जाए। 1969 में पहला फेज आया था नेशनलाइज होने का, फर्स्ट फेज ऑफ, जब पहली बार सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, सरकारी बनाया गया था एक तरीके से। तो टोटल 14 मेजर बैंक्स जो है वो नेशनलाइज हुए थे। ठीक, 14 मेजर बैंक्स जो है वो नेशनलाइज हुए थे। अब यहाँ से थोड़ा सा कहानी शुरू है, तो याद रखना सारे फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक, फैक्चुअल चीजें हैं कि ये 1770 में स्टार्ट हुआ था, पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया था, फिर प्रेसिडेंसीज बैंक आए थे, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, इनको मर्ज किया गया, क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बना, 1921 में ही बन गया था। अब यही 1921 को लेटर 1955 में क्या कहा गया, नेशनलाइज किया गया है, और उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होने से पहले, इंपीरियल बैंक के बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बनाया गया है। फिर इसको इंडिपेंडेंस के बाद क्या किया गया है, 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया, जहां पर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, इसको नेशनलाइज, RBI को नेशनलाइज यहीं पर किया गया था। ठीक, फिर इसके बाद अब स्टार्ट हुआ आपका फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन, जो कि 1969 में हुआ था, जिसमें 14 मेजर बैंक्स को क्या किया गया था, नेशनलाइज किया गया था। सेकेंड फेज आया था 1980 में, जिसमें 6 मोर बैंक्स नेशनलाइज किया गया, 6 और बैंक क्या हुए, नेशनलाइज में, पहले 14 हुए, फिर 6 और हुए। ठीक, टोटल 20 हो गया। फिर उसके बाद 1991 में लिबरलाइजेशन आया, जिसमें एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स, लिबरलाइजेशन आया, लिबर्टी दी गई। LPG आया था ना 1991 में LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 चीज आए थे। तो ये लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था, चीजों को थोड़ा सा लिबरल किया गया था, डॉक्यूमेंट वर्क को कम किया गया था, लाइसेंस थोड़ा मिलने आसान हो गए थे, जिसके ये इसलिए किया था ताकि आपका जो इंडिया है, जो आपकी इकोनॉमी है वो ग्रो कर सके। तो जब यहाँ पे नेशनलाइज किया गया तो फिर आपका
प्राइवेट सेक्टर भी आया और फॉरेन बैंक्स भी, यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स भी आए और फॉरेन बैंक्स भी आए, जो HDFC है, ICICI है, ये सब आपके प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक, और फॉरेन बैंक्स भी यहाँ पर आए, ठीक। अब इन प्रेजेंट 2016 से और अब तक डिजिटल रिवॉल्यूशन भी आ चुका है, जिसमें आपको UPI, मोबाइल बैंकिंग, पेटीएम, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीजें हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। सो अगर अभी पूछूं कि अभी टोटल कितने बैंक्स हैं जो नेशनलाइज हैं, अगर अभी का मैं पूछूं इन प्रेजेंट कितने बैंक्स हैं जो नेशनलाइज हैं, प्रेजेंट नेशनलाइज बैंक कौन कौन से हैं, तो टोटल 11 बैंक्स नेशनलाइज, एक्चुअली 12 है प्लस 1 SBI, इसको टोटल करेंगे तो 12 आएंगे, लेकिन 11 बैंक कमर्शियल बैंक है और एक SBI, सबको जोड़ दो तो फिर आपका ये, मतलब एक SBI क्या लिखती हूँ, सिर्फ SBI लिखती हूँ, मतलब 11 बैंक्स और SBI, टोटल 12 बैंक्स अभी हैं जो नेशनलाइज हैं। मतलब देख रहे हो यहाँ पर ये मर्ज हुआ था बीच में, सब जान रहे होगे कहानी मर्जिंग की, तो यहाँ पर 14 बैंक पहले नेशनलाइज हुआ, फिर 6 हुआ, पूरा 20 हुआ, टोटल 20 आया, उसके बाद कुछ और ऐड हुए थे, लेकिन फिर लास्ट अभी तक आते आते बहुत सारे बैंक जो हैं, सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो गया, सारे इलाहाबाद बैंक में मर्ज हो गया, तो ये सारी चीज मर्ज होते होते अब कितने बचे हैं, अब सिर्फ 11 बैंक कॉमर्शियल बैंक बचा है और एक SBI बचा, तो टोटल 12 बैंक जो है वही नेशनलाइज बैंक है अभी तक है, ठीक। क्लियर हो ये चीज, चाहोगे कमेंट करके बताओगे, डिमांड रहेगी तो मैं आपको ये भी सिखा दूंगी कि कौन सा बैंक किसमें मर्ज हुआ है, क्योंकि मर्जिंग भी इंपॉर्टेंट है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, तो ये मर्जिंग भी मैं आपको सिखा दूंगी, बता दूंगी, पूरा 2017 से लेके अभी तक का 2020 तक, जो भी 20-22 तक अभी आपका हुआ है मर्जिंग, वहां तक का मैं पूरा आपको बता दूंगी किस तरीके से कौन कौन से बैंक किस किस बैंक्स में मर्ज हुए हैं, ठीक है। तो ये था आपका हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, ठीक। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग यहाँ पर ही खत्म होता है। चलो, सो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट अब स्टार्ट होता है आपका मेन टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ बैंक। अब कितने तरीके के बैंक्स होते हैं हम इसको देखने वाले हैं। सो अब आई थिंक ये फॉन्ट थोड़ा सा ज्यादा छोटा हो गया है, मैं नेक्स्ट टाइम से बात करूंगी, अब इसमें मैं मैनेज कर लो क्योंकि पूरा PPT मैंने बनवा दिया है, सो फॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया है, पर ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको बोल बोल के बता दूं कि ये लिखा क्या है, ठीक। चलो, तो टाइप्स ऑफ बैंक्स हम देखने वाले हैं। तो बैंक्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, 3 बेसिस पे हम बैंक्स को डिवाइड करेंगे, ठीक। पहला क्या है, बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे और एरिया ऑफ ऑपरेशन, इन 3 बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको दूसरे पेज पे भी लिख सकती हूँ, ठीक। टाइप्स ऑफ बैंक, ठीक, बस मैं पॉइंट्स लिखूंगी, मेन पॉइंट्स, ठीक। तो पहला था ओनरशिप, फंक्शन और ऑपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ownership, on the basis of function, ठीक, on the basis of area of operation। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, थोड़ा सा चार्ट को यूज करने की कोशिश किया करो, चार्ट के फॉर्म में बताने की कोशिश किया करो, चार्ट के फॉर्म में दिखाने के बाद फिर उसके बाद भले आप अपना क्या कहती हूँ, भले फिर उसको डिस्क्राइब करो अच्छे से, लेकिन चार्ट के फॉर्म में जरूर दिखाया करो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अगर चले हम, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अगर चले तो सबसे पहला आता है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक। एक आता है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरा आता है आपका प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक, ठीक। ये 3 तरीके के बैंक आपके आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मैं यहां लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे, पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक,
ये 3 तरीके के आपके बैंक्स आते हैं, ठीक। ये तो आप जानते भी होंगे कि क्या क्या चीजें आती हैं पब्लिक सेक्टर में, कौन कौन चीजें होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर के बैंक में, तो पढ़ लेते हैं। ओन हो रहा है कौन, ओन किया जा रहा है, मेजॉरिटी शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है अगर, तो उसको हम क्या कहेंगे, पब्लिक बैंक है, ठीक, जिसको आप कमर्शियल बैंक भी कहते हो, ठीक। सो इसका एग्जांपल क्या है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, आपके कमर्शियल बैंक है, या तो बोलो तो पब्लिक बैंक का, ठीक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक आपका मेनली मतलब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर है, मतलब 50% से ज्यादा शेयर अगर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हो किसी भी चीज का, तो उसको हम पब्लिक की कहते हैं, ठीक, वो पब्लिक सेक्टर वाला है, ठीक है, उसको पब्लिक सेक्टर कहेंगे। फिर प्राइवेट की बात करें तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम रहता है और प्राइवेट का थोड़ी सी मेजॉरिटी ज्यादा रहती है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक मेजॉरिटी ओनरशिप विद प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, कंपनी है, उनके पास मेजॉरिटी रहती है, मतलब 50% ज्यादा शेयर जो है वो प्राइवेट के पास है, सरकार का होगा भी तो बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट, थोड़ा सा शेयर होगा, सर्टेन 50% से या कम ही होगा, ठीक, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। जैसे एलआईसी का ही है तो उसको अभी भी गवर्नमेंट इसलिए क्योंकि वो 51% शेयर जो है गवर्नमेंट के पास है, 49% शेयर जो है वो प्राइवेट हैंड में है, तो अभी भी वो गवर्नमेंट कहला रही है, लेकिन जैसे ही ये 50-50 हो जाए या थोड़ा सा इधर उधर बढ़ जाए तो वो भी प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट सेक्टर का क्या है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सारे किसमें आते हैं, फेडरल, ये बहुत सारे बैंक आते हैं वैसे तो, लेकिन फिर मेन 3 आपके ये हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, या फिर किसमें आते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है, फॉरेन बैंक्स की बात करें, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऑपरेट थ्रू ब्रांचेस इन इंडिया, कहाँ होती हैं ये सारी बैंक, ये सारी फॉरेन बैंक्स होती हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहती हैं, वहीं से ऑपरेशन का मेन ऑपरेशन वहीं होता है, यहाँ पर ये क्या खोलती हैं, आपके इंडिया में जो आपका डोमेस्टिक कंट्री है, इंडिया में आपकी अपने ब्रांचेस यहाँ पर खोल देता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये एचएसबीसी हो गया, सिटी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके फॉरेन बैंक के जिनका यहाँ पर ब्रांच खुला रहता है, ऑपरेट वो फॉरेन से ही होता है, ठीक। चलो सो ये तो हो गया आपके ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे आपने 3 बैंक पढ़ा, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक और फॉरेन बैंक। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन काम करने के तरीके से अगर देखा जाए काम के बेसिस पे, तो पहला आता है कमर्शियल बैंक, दूसरा आता है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक, फिर आता है आपका रीजनल रूरल बैंक और डेवलपमेंट बैंक, ये आते हैं आपके 4 जो होते हैं, ये आपके आते हैं, और एक और आता है स्पेशलाइज्ड बैंक, ठीक। अब मैं लिख तो पाऊंगी नहीं इसने 5 को, वहां पर कोशिश करूंगी छोटे छोटे में लिखने की, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे आपका पहला आता है कमर्शियल बैंक, क्या मतलब होता है, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस टू जनरल पब्लिक एंड बिजनेसेस। कमर्शियल बैंक जितने भी होते हैं उनका सिंपल मतलब यही होता है कि वो आपके पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक के डिपॉजिट के लिए होता है, पब्लिक को लोन देने के लिए होता है, पब्लिक का पैसा अपने पास रखने के लिए होता है, इन सब काम के लिए आपका कमर्शियल बैंक यहाँ पर आता है, ठीक। दूसरा आता है आपका कॉर्पोरेटिव बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक क्या होता है, ऑपरेट ऑन कॉर्पोरेटिव प्रिंसिपल, साथ में मिलके, मतलब 4-5 लोग, 10 लोग, 100 लोग, जितने भी लोग हैं वो साथ में मिलके कॉर्पोरेट करते हुए साथ में मिले हैं, उसी काम के लिए मिले हैं, उनका एक सेम सिंगल मोटिव होता है। अगर बैंकिंग की बात करें तो एक सिंगल बैंकिंग का मोटिव होगा कि हम ये काम करेंगे, तो वो आपको किस में आता है, कॉर्पोरेटिव बैंक में आता है। इसमें किसको जनरली दिया जाता है, जो फार्मर्स हैं उनके लिए खोला जाता है, या स्मॉल बिजनेसमैन को प्रमोट करने के लिए, फार्मर्स को फैसिलिटी देने के लिए कॉर्पोरेट बैंक खोले जाते हैं, ताकि वो पर्टिकुलरली फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन पे ही, एग्रीकल्चर जो उनका ऑपरेशंस हैं उन पे ही वो ध्यान दें, या जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे बिजनेसेस खोले जाते हैं, स्मॉल कैप वाले या स्मॉल स्टार्टअप जो खोले जाते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए कॉर्पोरेटिव बैंक जो है वो लाया जाता है, ठीक। तो फंक्शन के बेस पे आपका कमर्शियल बैंक हो गया, कॉर्पोरेटिव बैंक हो गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये तो आपने पढ़ लिया अभी तक। फिर आपका तीसरा आता है क्या, तीसरा आता है आपका रीजनल रूरल बैंक, जिसमें फैसिलिटी किसको देनी है, सिर्फ रूरल एरियाज पे जनरली डिपेंड होता है, रूरल एरियाज को ही फैसिलिटी देना इस रीजनल रूरल बैंक का काम होता है। और याद रखना रीजनल, जैसे कि सारे कमर्शियल बैंक का एपेक्स बॉडी क्या है, सारे कमर्शियल बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक है
उनका एपेक्स बॉडी कौन है, मतलब टॉप हेड कौन है, एपेक्स बॉडी आपका इनका होता है आरबीआई, ठीक। तो सिमिलरली जो आपके रीजनल रूरल बैंक है, मतलब जो आपका एग्रीकल्चर को रिलेट करते हैं या रूरल एरियाज में खोले जाते हैं, उनके लिए फैसिलिटी देता है। तो रीजनल रूरल बैंक जो है, रीजनल बैंक्स जो है, रूरल लगा देती हूँ, रीजनल रूरल बैंक्स, इनका एपेक्स बॉडी नाबार्ड है, ठीक। इनका एपेक्स बॉडी कौन है, आगे लिखूंगी तो वो कट जाएगा, आपको नोट्स नहीं मिल पाएगा, तो मैं थोड़ा सा ये लिखती हूँ, नाबार्ड, ठीक। फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है नाबार्ड का, जरूर से याद रखना, ठीक। चलो सो इतना क्लियर हो गया। तो जॉइंटली ओन किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक जो है, ये तीन कैटेगरी, आगे आपका रीजनल रूरल बैंक अलग से टॉपिक आएगा, इसलिए यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस यहाँ टाइप्स पढ़ना है। तो कमर्शियल बैंक हो गया, कॉर्पोरेट बैंक हो गया, और तीसरा आ गया आपका रीजनल रूरल बैंक, जो कि किस लिए किया जाता है, रूरल एरियाज के लिए किया जाता है। और इसमें जो जॉइंटली ओनरशिप जो होती है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है, और साथ ही साथ जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उनकी भी होती है, ठीक। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्पॉन्सर बैंक मिलकर इसमें ओनरशिप मालिक उसके होते हैं, ठीक। फिर आता है आपका डेवलपमेंट बैंक, जिसमें आता है प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन टू इंडस्ट्रीज। अब डेवलपमेंट बैंक मेनली खोला ही जाता है ताकि लोग अपना जो इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए, उनको लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए ही डेवलपमेंट बैंक खोला जाता है। फॉर एग्जांपल नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, एग्जिम बैंक हो गया, ये इंडस्ट्रीज जो भी आपके बिजनेसमैन हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या अपना स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं, या नाबार्ड में बोले तो आपके ये जैसे रीजनल रूरल बैंक रूरल एरिया का है, रूरल एरिया में कुछ करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए डेवलपमेंट बैंक खोला जाता है, ठीक। तो ये दो बैंक और अपने देख लिया, किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में। तो यहाँ पर मैंने एक ऐड कर दिया आपका आरआरबी, शॉर्ट में लिखा है, फिर आपका ये हो गया डेवलपमेंट बैंक, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक का मतलब ये है किसी स्पेशल ओकेजन के लिए, स्पेशल एक्टिविटी के लिए, किसी स्पेशल एक्टिविटी के लिए खोला जाए। जिसमें एग्जांपल सबसे अच्छा आता है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक आता है और एक पेमेंट बैंक आता है। इन दोनों को स्पेशली खोला जाता है ताकि वो जनरेट कर सकें आपके लिए और लोन फैसिलिटी सकते हैं। जनरली ये डिपॉजिट नहीं जनरेट करते हैं, डिपॉजिट नहीं लेते हैं, बस ये लोन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये आपका स्पेशल बैंक खोला जाता है स्पेशल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक लास्टली आपका फंक्शन ऑफ बैंक में आ गया स्पेशल बैंक। आई थिंक स्पेसिफाइड बैंक नाम लिखा था, मैंने स्पेशल क्यों लिखा है। ठीक, मैं चेक कर लेती हूँ। स्पेशलाइज्ड बैंक है, स्पेशलाइज्ड, ठीक। तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट आपका लास्ट बेसिस ऑफ फंक्शन है वो है एरिया ऑफ ऑपरेशन, किस एरिया में आपका बैंक है उस हिसाब से, ठीक। तो सबसे पहला आता है आपका लोकल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, ठीक, जिसका ऑपरेशन कुछ लिमिटेड एरिया में ही होता है, मतलब आपके आसपास की जो एरिया है उतना तक ही रहेगा। तो ये ऑपरेटेड इन लिमिटेड रीजन, कुछ कुछ रीजन्स में ही बस होते हैं। फिर नेशनलाइज्ड बैंक नेशनल वाइड होता है, नेशन ओवरऑल इंडिया में, नेशन की बात करें तो ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा है ये, वहां पर होता है। और एक होता है आपका तीसरा इंटरनेशनल बैंक, जो कि ग्लोबली इंडिया के बाहर भी ग्लोबली वो सर्व करता है, ठीक। तो ये तीन तरीके के आपके क्या हो गए एरिया ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से, यही तीन है बस एरिया ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से आपको ये तीन को यहाँ पढ़ना है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम एक चार्ट बना रहे हैं तो इस चार्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा हमें, ऐसे आधा दूरा तो छोड़ नहीं सकती हूँ। एक हो गया आपका लोकल एरिया, लोकल एरिया बैंक हो गया। दूसरा आ गया आपका नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक। और मुझे जगह नहीं मिलेगा तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। नेशनलाइज्ड बैंक और एक इंटरनेशनल बैंक,
इंटरनेशनल बैंक, नेशनल बैंक और इंटरनेशनल बैंक, सो भी एक साथ लिख देती हूँ, पता चले आपको समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या लिखा है। नेशनल बैंक, ठीक। तो ये आपने आज कंप्लीट किया। आपका क्या क्या चीज हमने पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि क्या मीनिंग है बैंक का, हिस्ट्री क्या है बैंक की, और साथ ही साथ कितने तरीके के बैंक्स होते हैं, ठीक। सो ये था आपका डिटेल लेक्चर अबाउट दीज 3 टॉपिक्स। आई होप क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, क्लियर है। चलो मैं बस देख लेती हूँ आपको इस क्लास में और कुछ बताने लायक है तो मैं बता देती हूँ आपको। ऐसे तो बैंकिंग में इतनी सारी चीजें होती हैं, बट आपके लेवल तक का देखना है, मीन्स आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में अभी हो, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर जितनी चीजें बतानी है, ज्यादा बता दूंगी तो आपको भी लगेगा कि मैम ये सब तो समझ ही नहीं आया हमें। तो जितना आपके लिए जरूरी है पेपर के हिसाब से उतना ही तक हम रहेंगे, उतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, एक्स्ट्रा और कुछ चीजें नहीं है अभी, वो सब चीजें आपको जब आप मास्टर करने लगोगे तो फिर आपको समझाना होगा, बताना होगा, तो उस टाइम फिर मैं रहूंगी ही तो आपको बता दूंगी, ठीक। चलो यस ओके। या नथिंग, चलो इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें आई होप क्लियर हो गई आपको। ये क्या आ गया? चलो इसी के साथ एंड करूंगे इस क्लास को, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आपका सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक मींस आरबीआई के फंक्शंस को देखेंगे, उसके इंपॉर्टेंस को देखेंगे, और साथ ही साथ उसमें एक्स्ट्रा चीजें भी, सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई जो है उसको भी हम देखेंगे, और फिर हम जाएंगे अपने कमर्शियल बैंक की तरफ भी। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।